आवाज जी नहीं अब आ रही? आवाज आ रही है। जी, बिल्कुल आ रही है अब्दुल्ला साहब। सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है हमारे इस चैनल पर। जी साहिल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम आपके देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम, गुड इवनिंग, जहाँ जहाँ भी लोग देख रहे हैं। तो बहुत ज़बरदस्त। यार मेरे ख़्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए जितना इंतज़ार किया है या जो दिक्कतें आ रही थी, मुझे लगता है कि वो सूद समेत आप जो है इसको वसूल करेंगे। आपकी स्टोरी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। तो बिल्कुल जी, जी, मेरी तो यही अब्दुल्ला कोशिश साहब होगी, थैंक यू सो मेरी यही मच। कोशिश होगी सर कि जस्टिफाई कर सकूं। एक मिनट ज़रा मैं एक बात कह लूं आपके लिए, जी, जी। थोड़े से आपके लिए तारीफी कलमात अदा अदा कर अरे! लूं मैं। इस नाचीज़ की यार कौन तारीफ़ कर सकता है? अरे हम भाई तारीफ़ के ऐसी लायक बात नहीं है नहीं भाई। है, ऐसी बात नहीं है साहिल भाई, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल सीरियसली देखिए कि एक अगर मैं ये एक बात कहूँ ना तो गलत नहीं होगा कि आप लोगों की प्रेजेंस की वजह से जो हम जैसे लोग हैं जो कि डोरमेंट थे, जो कि अपने अपने क्लोजेट्स में थे, एक्स मुस्लिम तो थे गालिबन, शायद पर्सनली अपने आप को एक्स मुस्लिम समझते हो, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचा था कि इन बातों को, इन थॉट्स को, इन नज़रियात को हम मंजर आम पे लाके पेश करना चाहिए। तो क्या बात! उसके लिए एक मोटिवेशन मैं समझता हूँ कि अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो आपके आपकी भी जो प्रेजेंस है यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, वो एक मोटिवेटर है हमारे लिए। और मैं समझता हूँ कि यजीद भाई भी इससे एग्री करेंगे जो मैं बात में कह रहा हूँ। और गालिबन अपनी अपनी जब इंटरव्यू उन्होंने दिया था अ, इसी वीक गालिबन कुछ दिन पहले, तो उन्होंने इस बात का इजहार उन्होंने भी किया किया होगा आपके लिए। तो ये बात बिल्कुल सच बात है, और ऐसा नहीं है कि मैं आपकी स्ट्रीम में आया हूँ तो आपको मक्खन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, अरे नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं। नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आपने इस पूरे अपने एक्टिविज्म को लेकर आए हैं, उससे यकीनन हम लोगों की मोटिवेशन हुई है। नहीं तो हम लोग, मैं आपको बताऊं ना, हम लोग डोरमेंट रहते हैं यहाँ पे, हम लोग अपने अंदर ही अंदर रहते, इंटरनलाइज करते रहते। ठीक है, अपनी पर्सनल इंडिविजुअली जो हमारी थॉट्स हैं उसको हम रखते, अपनी अपने पर्सन तक ही रखते, इन बातों को कभी भी पब्लिकली करने की कोशिश नहीं करते अगर आप जैसे लोग ना मौजूद होते। तो आप लोगों का भी बड़ा, जिसको कहते हैं, एक मोटिवेटर है, जिसकी वजह से हम लोग भी, हम लोगों ने भी सोचा, हम लोग भी मोटिवेट हुए कि यार हमें भी अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, अपने मुआशरे की बेहतरी के लिए, अपने लोगों के लिए इस तरीके से वो बातें करनी चाहिए जो हम समझते हैं कि जो हमारे सोसाइटी की, हमारे मुल्क की जो प्रॉब्लम्स का जो बेस है, हम उन नज़रियात पे बात करें ताकि बेहतरी की कोई सूरत हाल पैदा हो। तो क्या साहिल बात भाई है! बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि बहुत आपने मुझे ज़बरदस्त। मदऊ किया। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई। देखिए हमारे लिए सबसे यानी खुशी की बात हम सब के लिए ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क से लोग एक्स मुस्लिम बन रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हमने कई सारे ऐसे वाक़यात देखे हैं कि ज़ॉम्बीज़ भी फ़ेल हो जाएँगे। इससे भी गए गुज़रे लोग जो है मौजूद हैं, क्योंकि उस तरीके की ब्रेन कंडीशनिंग बचपन से की जाती है कि भाई रसूल के खिलाफ हम एक बात भी नहीं सुन सकते, हमें अपना दिमाग चलाना ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान से इतने सारे लोग एक्स मुस्लिम हो रहे हैं, बल्कि जो वहाँ के जो अलग-अलग फ़िरकों के उलमा हैं, वो नेशनल टेलीविज़न पे, पाकिस्तानी टेलीविज़न पे जो है वो रोना-धोना मचा के रखे हैं कि भाई कन्फर्म 4 लाख लोग जो है वो जो इनके पास ऑफिशियल डेटा है, उसके हिसाब से 4 लाख पाकिस्तानी जो है वो आए दिन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करते रहते हैं। उस पे रोना-धोना मचा के रखा है, तो इट्स अ गुड साइन। मुझे पता है कि अभी लेकिन फिर भी इतने सारे लोग एक्स मुस्लिम होने के बावजूद भी अभी ये सेफ नहीं है वहाँ पे कि आप अपने आप को खुल के डिक्लेयर कर दो कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ। हम हर कोई जानता है कि फिर उसका क्या हाल होगा। लेकिन एक जो बेस बन रहा है इसकी हमें बहुत-बहुत खुशी है, अब्दुल्ला साहब। जी बिल्कुल, आपने जो सारी चीज़ें इंडिकेट की हैं, पाकिस्तान का माहौल ऐसे ही है।
और मैं समझता हूँ कि अगर हम दोनों मुल्कों का कंपैरिजन कर लें, आप इंडिया में हैं, हम लोग पाकिस्तान में हैं, तो मैं समझता हूँ कि जिन सेकुलर थॉट्स की वजह से आज आप अपना ये काम वहाँ पे एक हद तक खुले खुले तरीके से ही कर रहे हैं, उसमें यकीनन इंडियन माशरे का जो पॉलिटिकल जो थॉट है, जो कि आज़ादी की और सेकुलरिज्म की थॉट है, यकीनन वो उसके पीछे कार फरमा है, तभी आप आज बैठे हुए कर रहे हैं। यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है साहिल भाई। जी और मुझे यकीन है आपको किसी हद तक तो इल्म होगा, बाकी हम अब डिस्कस करते हैं कि क्या यहाँ पे सिचुएशन है, और जी जी हम मेरा मुझ जैसे लोगों का क्या एक वो होता है, सफर होता है कि वो बिल्कुल इतनी बिल्कुल बुनियादी अपनी मजहबी थॉट को छोड़कर जो है वो एक्स मुस्लिम बन जाते हैं। क्योंकि बिल्कुल पाकिस्तान के बिगाड़ में तो जिसको कहते हैं ना, अगर मैं कहूँ ना, बुनियादी वजह यही मजहबियत है। और बिल्कुल सर। हम लोगों का सोशल मीडिया के ऊपर आके इसका प्रचार करना, जिसको कहते हैं ना, वो जब एक प्रेशर कुकर नहीं होता, उसके अंदर स्टीम जमा होती रहती है, फिर एक टाइम आता है कि सीटी बजती है और प्रेशर निकलता है। तो आप इसको ऐसे ही समझ लें कि ये एक किस्म की रिटेलिएशन है। ये एक क्या कहना चाहिए, एक इंटेलेक्चुअल रिटेलिएशन है जो आपको पाकिस्तान से नजर आ रही है। क्योंकि हमारी बहुत सारी बुनियादी जो खामियां हैं ना हमारे मुल्क की, ठीक है, इंडिया में आप तो एक पर्सनली अपनी कैपेसिटी में एथियस्ट अपने आप को कहते हैं, ठीक है, आपको मजहब समझ नहीं आया और दूसरे मसाइल हुए आपके साथ, तो आपने मजहब छोड़ छोड़ दिया, ओके, मसला नहीं है कोई। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरीके की सिग्नलिंग होती है ना यहाँ पे पाकिस्तान में, खुसूसन पाकिस्तान, क्योंकि मेरा जो मजहब छोड़ने की वजह है ना, वो सिर्फ ये नहीं है जो कि दूसरे किसी एक्स मुस्लिम की वजह होती है। मैं आया हूँ पॉलिटिकल साइड से, मेरी अवेकनिंग हुई है मजहब के बारे में कि भाई ये क्या फिनोमिना है जिसकी वजह से ना हम तरक्की कर सक रहे हैं। हमारा माशरा एक रिग्रेसिव माशरा है। एक मजहब का प्रचार, मजहब की वर्चू सिग्नलिंग हर जगह नजर नजर आती है, और जो बंदा मजहबी वर्चूज को फॉलो करता है बस उसी को बेहतर इंसान समझा जाता है, भले से चाहे उसमें कितनी ही खामियां क्यों ना हो। तो ये पूरा जो सफर है, मैं इसको आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल अब्दुल्ला साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि मुसलमान रहने तक आपकी जिंदगी कैसी गुजरी है? इस्लाम को फॉलो करने में कितने रिलीजियस थे आप, या आपके घर वाले कितने रिलीजियस थे? जब तक आपने फॉलो किया, कितनी हद तक फॉलो किया, वो सारी चीजें मैं भी जानना चाहता हूँ और जो हमारे दर्शक है वो भी जानना चाहते हैं। प्लीज गो अहेड। जी बिल्कुल। देखिए, मैं एक आम मिडिल क्लास पाकिस्तानी फैमिली से ताल्लुक रखने वाला बंदा हूँ, और हमारा जो सेक्ट था वो वही जो सबसे मेजर सेक्ट है, बरेलवी जो सेक्ट है, हनफी बरेलवी, वालदा की तरफ से भी और वालिद की तरफ से भी। वैसे ओहो। तो हाँ, दोनों की साइड साइड से, लेकिन ये है कि दोनों पढ़े लिखे फर्द थे, मेरी वालदा भी और वालिद भी, जिसकी वजह से इतनी ऐसी किस्म की कोई ना सख्ती तो थी नहीं घर में। बाकी वही जो चीजें होती हैं बुनियादी, के भाई बच्चों को तलकीन करना नमाज पढ़ने की, और नमाज पढ़ो, रोजा रखो, वही जो एक जो होता है अपना टिपिकल जो एक माहौल होता है बरेलवी घरानों का, मिलाद हो रहा है और वज़ाइफ हो रहे हैं और दुरूद तंजीना हो रहा है, मिलाद पढ़ा पढ़ा जा रहा है, नातें पढ़ी पढ़ी जा रही हैं, इस किस्म का था। बचपन में तो बचपन में कोई इतनी सख्ती थी नहीं मेरे ऊपर। जो मुझे याद पड़ता है ये कि मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत ज्यादा शौक था, तो हम लोग क्रिकेट खेला करते थे, तो वो टाइम कोइंसाइड करता था मेरा कुरान पढ़ने के टाइम में। हम एक मोहल्ले की जो बाजी टाइप की होती हैं उनके पास कुरान पढ़ने जाते थे। ये भी मैं इसको भी नेमत समझता हूँ कि अच्छा, मैं हमारी, आपको बीच बीच में टोकूंगा तो आपका फ्लो तो जी खराब नहीं होगा ना अब्दुल्ला साहब? नहीं नहीं, कोई कोई मसला नहीं है,
आप पूछें। अच्छा, चूंकि आपने असल में क्रिकेट का नाम ले लिया तो मुझे अचानक से ख्याल आया और हंसी भी आई कि ये जो पाकिस्तानी क्रिकेटर है, ये क्रिकेट खेलने से ज्यादा इनको तबलीग में इंटरेस्ट क्यों होता है? आप पहले के भी कई सारे क्रिकेटर देख लो, आप इंजमाम को देख लो, आप इंजमाम गुल हो मुल्ला गया, बन सईद गया, अनवर हो गया, सईद अनवर, सईद अनवर हो गया, और और वो ये अपना यूसुफ योहाना बेचारा यूसुफ। क्रिश्चियन था, उसको हाँ, टोक के जबरदस्ती इस्लाम कबूल कबूल करवाया इन लोगों ने। तो तो ये क्रिकेट खेलने के बजाय इनका ज्यादा फोकस जो है वो तबलीग करने में क्यों आ जाता है? अगर तबलीग ही करना है तो ये खेल में क्यों उतरते भाई? जाओ तबलीग करो। सही बात है, सही बात है। आप एक अब वो कोई प्रोफेशनल जो हो, है एक क्रिकेटर प्रोफेशनल। वहां पे कोई दूसरा क्रिकेटर जो है, किसी ने इस्लाम छोड़ दिया, नमाज नहीं पढ़ रहा, तो उसको चलते चलते वहां भी तबलीग कर रहा है, बोले हाँ, पढ़ ये लो, अभी मोहम्मद ईमान मोहम्मद कबूल कर रिजवान लो। था या पत्नी कौन था, शहजाद था। श्रीलंकन क्रिकेटर को कह हाँ हाँ, रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। अभी वर्ल्ड कप के दौरान वो जरा वायरल हुई थी वो वाली वीडियो, वो है वीडियो जरा पुरानी लेकिन वायरल अभी अभी हुई है। इन हाँ, लोगों तो के यही भाई काम है भाई, जरूरत क्या है लेकिन? इनके यही काम है। मैं आपको बताऊं ना पाकिस्तान में तासुर क्या है। पाकिस्तान हाँ, में जो अभी मैंने शुरू में की थी ना बात, कि एक खास किस्म की पर्सनैलिटी को, जो कि रिलीजियस पर्सनैलिटी है, आपकी शख्सियत जो है, सिर्फ उसको एक्सेप्टेंस हासिल है, उसी को इज्जतदार समझा जाता है, उसी को पायस समझा जाता है, उसी को बा किरदार समझा जाता है। तो ये सिर्फ क्रिकेट में नहीं है, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, लॉयर्स हो, अपना डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, बिजनेस करने वाले लोग हों, ये हर जगह घुसी हुई है ये वाली चीज ना, कि भाई एक खास उम्र के बाद लोग दाढ़ियां रख के बैठे हुए हैं और वो पीछे सारे धंधे धंधे चल रहे हैं, उसका कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, रिश्वतें भी दे रहे हैं, जो उल्टे सीधे काम जो के इंसान सारे करते हैं दुनिया में, वो सारे काम ये लोग कर रहे होते हैं पीछे से। लेकिन बस एक, मैं इसको कहता हूं अक्सर कि ये एक सोशल करेंसी है मजहब इस्लाम पाकिस्तान में, इसको सोशल करेंसी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं लोग, एक्सेप्टेंस हासिल करने के लिए और अपने आप को वर्चुअस दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम तो बड़े बाकिरदार पाकीज़ा, और देखो मैं तो मुसलमान हूँ, मैं क्रिकेट भी खेलने जाता हूँ तो पिच के ऊपर, काफिरों की पिच के ऊपर सजदे कर करके आता हूँ, रसूल अल्लाह का नाम लेता हूँ, कलमे पढ़ता हूँ, लोगों को अपनी नमाजें पढ़ पढ़ के दिखाता हूँ, उठक बैठक करके करके दिखाता हूँ। ये इन लोगों की वर्चू सिग्नलिंग है, क्योंकि खेल में ये लोग फसड्डी हैं। ठीक है ना, खेलना जानते नहीं है, खेल को मॉडर्नाइज तरीके से किस तरीके से खेलना है, क्या इंटरनेशनल क्रिकेट चल रही है, उससे कोई मतलब नहीं है इन लोगों को। बस सिर्फ यही करना है कि पीठ उठा उठा के बस नमाजें पढ़ ली, सजदे कर लिए और वर्चू सिग्नलिंग कर ली, दावत इस्लाम दे दी। तो ये इन लोगों का जो है ना, ये बड़ा एक अच्छा, बल्कि खास किस्म अब्दुल्ला का वो साहब, है। कई इनके उलमा जो है फेमस फेमस, वो तो बाकायदा वीडियोस में बोल भी चुके हैं कि ये हराम है, ये गेम, ये वक्त बस जो है वो मुसलमानों का वक्त जाया करना है। तो ये क्रिकेट हराम ही नहीं, हराम गेम खेलते क्यों है ये लोग? बंद क्यों नहीं करा देते पाकिस्तान से क्रिकेट को? यही तो इनकी कशमकश है मुसलमानों की, जो जिंदगी के हर शोबे में इनको जो है वो सताती है। हाँ। क्या क्या वो क्रिकेट चीज हलाल हो क्या, हराम। हाँ हर जगह इनका यही मसला है। क्योंकि एक खास किस्म की आइडियोलॉजी है, एक खास टाइम के अंदर जो है वो फ्रीज हुई भी एक सोच है, जिसको ये लोग दोबारा से री इन्वेंट करने की और दोबारा से रिलीव करने की कोशिश करते रहते हैं। तो इस वजह से ये लोग जो है ना, इस चीज का शिकार होते हैं हमेशा, और अच्छा, हर एक और शोबे में इनका खास यही हाल है। करके अब्दुल्ला साहब, खास करके आप देखिए कि ये जो तबलीगी जमात वाले होते हैं, ये इतने बड़े फेंकू लोग होते हैं। इनकी अक्सर बातें जो है वो रात की बातें होती है, दीन का नाम लेके रात की बातें, सपने वाली बातें इनकी होती है। फलाने बुजुर्ग सपने में आए थे, फलाने ये आए थे, फलाने बुजुर्ग ने ऐसा कर दिया, सपने में ये हुआ था। तो ये इनके अंदर जो एक वो दिखावा होता है, उसको क्या कहते हैं ये लोग, कारगुजारी सुनाना। वो हम्म। कारगुजारी सुना सुना के कुछ भी ऐसा नॉर्मल बात को ऐसा बढ़ा चढ़ा के बता देंगे जैसे कि कोई चमत्कार हो गया था। तो ये कारगुजारी, ये लोग क्या करते हैं? सईद अनवर है और ये इंजमामुल हक है, ये क्या करते हैं? कारगुजारी सुनाते हैं।
तो उसमें कुछ भी फेंकेंगे, ऐसा हो गया था वैसा हो गया था, ताकि जो दूसरे मुसलमान हैं इनसे थोड़े ज्यादा इंस्पायर हो। इंस्पायर हो जाए, या जो नॉन मोमिन है वो इंस्पायर हो जाए। अभी बीच में जो है वो इंजमामुल हक साहब ने बयान में कह दिया कि भाई वो तारिक जमील साहब जो है, हूर स्पेशलिस्ट तारिक जमील साहब, तो वो नमाज पढ़ाने आते थे। उसके बाद वो हरभजन सिंह साहब ने जो है वो उनको कह दिया कि भाई मुझे इनकी बातें अच्छी लगती है, या मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, इस तरीके की बातें उन्होंने कह दी। तो ये इस तरीके से धोखाधड़ी, झूठ बोलना, और दानिश कनेरिया साहब ने भी जो है वो पूरे अपने स्टेटमेंट्स दिए, अपना एक्सपीरियंस बताया कि क्या होता है इफ यू आर अ नॉन मोमिन, नॉन मुस्लिम इन पाकिस्तानी टीम, किस तरीके से आपको जो है वो तो दावत 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 देते रहेंगे। और जाहिर सी बात है यार कि एक अकेला इंसान फिर कब तक ये झेलते रहेगा, बिलाखिर वो भी परेशान हो जाएगा, सोचेगा यार छोड़ यार, इससे तो जो है मैं वो मुसलमान ही बन जाता हूँ, सुकून तो हाँ रहेगा मुझे। बिल्कुल। चलें, दानिश कनेरिया का तो फिर भी उनका जो बैकग्राउंड था वो गालिबन वहाँ की किसी स्टेबल हिंदू फैमिली के थे, जो बेचारे थोड़े फाइनेंशियली कमजोर हिंदू हैं ना वहाँ पे, तो उनके लिए तो यही ऑप्शन है भाई, क्योंकि उनको बन टोक जाओ। टोक के उनको इतना मजबूर कर देते हैं ये लोग। हमारे सूबा सिंध के अंदर हिंदुओं की बड़ी तादाद है। यही एक सूबा है जिसके अंदर तादाद बची थी, जो कि वहाँ के, यूं समझें आपके वहाँ के नेटिव लोग हैं वो लोग, सिंध के वो नेटिव लोग हैं हिंदू लोग जो हैं। लेकिन बस ये जो पार्टीशन वाला हिसाब किताब हुआ है हमारी हिस्ट्री में, उसकी वजह से जो पॉलिटिकल पावर उन लोगों ने लूज की है, उसका भुगतान भुगत रहे हैं वो लोग बेचारे। और बहुत सारे ऐसे हैं हमारे शहरों में काम काम करने आते हैं, तो बेचारे मोस्टली कन्वर्टेड हैं, जिनके माँ बाप मजबूरी में कन्वर्ट हुए होंगे, लेकिन अब ये है कि अब वो उस सिस्टम में आ गए, उस माहौल में आ गए हैं। तो अब ये है कि अब वो लोग, उनको याद भी नहीं है वो सब चीजें, कि हमारे माँ बाप की सोच क्या थी, उनका मजहब क्या था, उनका कल्चर क्या था, क्योंकि एक स्पेसिफिक किस्म का कल्चर था इन लोगों का, जो पाकिस्तान के, मौजूदा पाकिस्तान के इलाकों में रहने वाले जो हिंदू लोग हैं। तो बिल्कुल ये है बात, बिल्कुल है। दानिश कनेरिया को भी देखें, दानिश कनेरिया ने जो बात बात की थी, उनको रेसिज्म का सामना करना पड़ा, उनको ये रिलीजियस किस्म की बिगेटरी का सामना करना करना पड़ा टीम में। तो ये यहाँ पे है भाई, ये बड़ी आम सी बात है, इसको जो है ना कोई गलत नहीं समझता, लोग अपना हक हक समझ समझ के करते हैं। मुसलमान जो है ये दावत देने का काम जो है ना, ये समझते हैं हमारा हक है, चाहे अगले को पसंद हो या ना हो, चाहे अगले को तुम्हारे रिलीजन में कोई इंटरेस्ट है या नहीं है, इनको उससे कोई मतलब नहीं है। ये लोगों की बाउंड्री हमेशा, पर्सनल लोगों की बाउंड्री क्रॉस ही करते रहते हैं मजहब के नाम पे। बिल्कुल। तो खैर हम डिस्कशन की तरफ आते हैं। आप कह रहे थे कि आपको क्रिकेट में शौक था, और शायद कुछ खाला के बारे में आप बता रहे थे, प्लीज कंटिन्यू जी करें। हाँ, तो मैं कुरान पढ़ने का कह रहा था कि वो जो क्रिकेट खेलने का टाइम होता था, वही जो है वो कुरान पढ़ने का वक्त जब हुआ, तो मुझे बड़ी, जिसको कहते हैं, चिढ़ होती थी उससे। मैं भागा भी करता था वहां से। और फिर जो है वो वहाँ के जो कुरान पढ़ने वाले जो दूसरे स्टूडेंट्स होते थे, बच्चे होते थे, फिर वो मुझे पकड़ पकड़ के लाते थे कुरान पढ़ने के लिए। लेकिन मैंने अड़ी कर करके बार बार जिद कर करके मैंने फिर वो पढ़ा नहीं कुरान। मेरी जिद ये थी, मैं जो हूँ हिज्जो करना जानता था, मैं तलफ़्फ़ुज़ करना जानता था। मुझे ये नहीं समझ में आता था कि ये अल्फाज पढ़ के मैं अगर ये एक मर्तबा इनको दोहरा लूंगा, जब मुझे एक अटकल, एक टेक्निक समझ में आ गई है कि इन अल्फाज को किस तरीके से अदा अदा करते हैं, तो अब ये प्रैक्टिस क्या है कि मैं पूरा 114 सूरतों को, अगर उनकी आयतों के नंबर लगाएं तो हजारों में जाएंगी। ये क्या प्रैक्टिस है कि मैं उसको दोहराऊंगा? मुझे बड़ा टीडियस और बड़ा अजीब सा महसूस होता था, क्योंकि देखिए असली तो यही होता है ना, जो नाजरा कुरान हम पढ़ते हैं तो यही मतलब होता है उसका कि भाई इनको बच्चों को कुरान जो है वो पढ़ना आ जाए। जो इस्लामी फैमिलीज होती हैं उनका बस यही कोशिश होती है कि इनको नाजरा पढ़ा दें, ताकि इनको बस पढ़ना आ जाए और एक सवाब का जो है वो टोकरा जो है वो जमा होके जो है वो रखा हुआ हो। तो अब मेरी वालदा खुद जो है ना टीचर थी, तो इतना तलफ़्फ़ुज़ और ये सारी चीजें उन्होंने खुद ने हमें जो है ना पढ़ा पढ़ा के इतना करवा दिया था कि हम लोग कुरान जो है वो पढ़ पढ़ लिया करते थे।
तो इस वजह से मुझे जो है ना अच्छा नहीं महसूस होता था कुरान को पढ़ना, तो मैं भाग आया करता था वहां से क्रिकेट खेलने के चक्करों में। खैर ये सिलसिला फिर चलता रहा, फिर वो मैंने छोड़ ही दिया। मैंने फिर कुरान जो है वो किसी से मुकम्मल पढ़ा नहीं, फिर मैंने बाद में कुरान पढ़ा था खुद से, और अपनी वालिदा के साथ ही मैंने उसको पढ़ा कुरान को। तो ये तो हो गया जब मैं छोटा था तब की बात। और फिर वही जो रमजानों में जो होता है हिसाब किताब, रोजे रखना और नमाजें पढ़ना, और ये जो मुख्तलिफ दिन आते हैं जैसे 15 शाबान को सलातुत तस्बीह और ये सारी चीजें, तो ये सब चीज करते थे हम लोग एज ए रिचुअल के तौर पे करते थे। इनकी मीनिंग तो हमें मालूम थी नहीं जब छोटे थे, तो बस ऐसे ही चल रही थी ये सब चीजें, साइड बाय साइड होता रहता था, चलता रहता था। जी, आवाज चली गई आपकी अब्दुल्ला जी जी। साहब। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि ये सब कुछ चलता रहता था साथ में। फिर उसके बाद यूं समझें कि अगर मैं ये कहूं कि मैंने कब से इसको इस्लाम को कब से सीरियसली लेना शुरू शुरू किया, तो मैं ये जी, कहूंगा कि जब 9/11 हुआ हुआ था ना, वो जो ओसामा बिन लादेन का जो वो था, हाँ, टेररिज्म का जो एक्ट था। ट्विन टावर पे जो हमला हुआ हाँ, था। ट्विन ट्विन टावर न्यूयॉर्क पे जो प्लेन्स मारे थे 9/11 के दौरान। तो यूं समझें कि वो, मैं उसको अब अगर अपनी मेमोरी में कहूँ तो मेरी रिलीजियस अवेकनिंग थी वो। मुझे समझ में आना शुरू, मैंने ये सारी ये जो चीजें हैं ना, जो जो सीरियस एस्पेक्ट्स हैं इस्लाम की, जहाद हो गया, अकीदा क्या होता है, एक मुसलमान को क्या करना चाहिए, कि जहाद क्या 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 होता है, इन सब चीजों के बारे में एक तरीके की मेरी रिलीजियस अवेकनिंग शुरू हुई। क्योंकि उस वक्त फिर उम्र भी ऐसी थी कि मैं टीनेजेस में दाखिल हो चुका था। तो इस वजह से फिर मैंने इन चीजों को जो है ना सीरियसली, इससे पहले बस ऐसे ही था जैसे बच्चे होते हैं भाई, माँ बाप ने बोल दिया हाँ भाई रोजे रखने होते हैं बेटा, हम मुसलमान हैं, रोजे रख रहे हैं, ऐसा है वैसा है। फिर ये है कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा मुश्किल इसलिए भी नहीं होती कि 90% लोग तो मुसलमान हैं यहाँ पे। तो हमारे पास वो वाली डाइवर्सिटी तो है नहीं जो कि इंडिया में है या दुनिया के दूसरे मुल्कों में है, कि दूसरे कल्चर और दूसरे रिलीजन के लोग भी आपस में मिलते जुलते हैं और लोगों का एक्सपोजर होता है। तो उससे एक किस्म की, जिसको कहते हैं ना, एक इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन पैदा होता है इंसान का अपने मजहब के बारे में। तो जब ये क्रिटिसिज्म बाहर से देखने को मिला, जब टेररिज्म टेररिज्म के अल्फाज और जगह जगह, आपको याद होगा कि किस तरीके से इन सब चीजों का पूरा वो चलता रहता था हर वक्त ना हाँ, चैनल्स पे, कि भाई अब क्या होगा, अमेरिका जंग करने जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये सब चीजें देख के जो है ना हमारे अंदर, या मैं अगर ये कहूँ कि मेरे अपने अंदर एक आइडेंटिटी का एहसास पैदा हुआ, जो कि इस्लामिक आइडेंटिटी थी, कि भाई मैं एक मुसलमान हूँ और ये अमल एक मुसलमान ने किया है, ओसामा बिन लादेन ने जो किया है। आखिर इसके तो पास खुशी इसके होती थी। पीछे क्या, हाँ इसके पीछे क्या तौजी है, क्या वजूहात हैं। तो एक एक कंफ्यूज किस्म की सिचुएशन थी जिसके अंदर मैंने इस वाक़े को मैं अगर बुनियाद बनाऊं, तो मेरे दिमाग में इस्लाम के बारे में सीरियसनेस पैदा होना शुरू हुई। तो फिर हम्म, वही जो इंसान करता है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कोशिश करता है। वैसे मेरा दिमाग कोई इतना एक्सट्रीमिस्ट था नहीं, और ना ही हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि किसी किस्म की एक्सट्रीमिस्ट किस्म की जो है वो सोच हो। क्योंकि अक्सर जब ये हमारे यहाँ के सोशल सर्किल में भी जो दूसरे इस्लाम से ही रिलेटेड जो दूसरे सेक्ट्स हैं उनसे भी हमारे ताल्लुकात अच्छे थे। जैसे अमूमन शियाओं से लोग उस टाइम पे 90s के दौरों में शियाओं से लोग एक खास किस्म की नफरत, एक खास किस्म की अभोरेंस पाई जाती है मुसलमानों में। तो हमारा वो हिसाब किताब नहीं था हमारी फैमिली का, और मैं यही कहूंगा कि फैमिली की वजह से ही हम लोगों का भी दिमाग ऐसे ही था। नहीं तो अगर हमारे वालिदैन कट्टर होते तो हमारा भी फिर वही वही हाल होता जो कि दूसरे आम टिपिकल सुन्नी पाकिस्तानी बरेलवी लोगों का होता है, कि एक शियाओं से नफरत और दूसरे फिरकों से नफरत। तो एक जुमला शायद आपने सुना होगा, शायद इंडिया में भी बोलते हो मुसलमान, कि अपना क्या कहते हैं, क्या था वो, अपना
अपना फिरका छोड़ो मत और दूसरे का फिरका छेड़ो मत। तो वो वाली जो जो हिसाब किताब होता है, वो वाला हिसाब किताब नहीं था, हमारे माँ बाप ने रखा, तो इस वजह से हमारे अंदर भी वो नहीं थी। तो इस वाक्य को लेके सीरियसली मैंने सोचना शुरू किया और मैंने खुद से, यानी मेरे अंदर ये थॉट पैदा हुई कि भाई ये इसने सही किया है या गलत गलत किया है। अब उसके पीछे पूरी एक, जिसको कहते हैं सालों की एक, आप उसको कह सकते हैं कश्मकश का शिकार रहा मैं। लेकिन अगर इस पॉइंट को कहूं कि मैंने इस पॉइंट के बाद से सोचना शुरू किया इस्लाम और अपने मुसलमान होने के बारे में, तो ये गलत गलत नहीं होगा। ओके, तो जब आपने सोचना शुरू किया फिर आपको क्या नजर आया, क्या सोच बनी आपकी, कहाँ तक आप गए उसकी हकीकत को जानने के लिए, क्या कुछ हुआ फिर? देखिए बात यह है कि जब बंदा एक होता है पैदाशुदा मुसलमान, जैसे हम अमूमन होते हैं, फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, देखना शुरू किया अपने तौर पे चीजों को ना, कि भाई क्या ये जहाद क्या है और जहाद में बंदा किस हद तक जा सकता है और क्या क्या बंदा कर सकता है। फिर वो सारे वाकयात, तो बंदा फिर कंफर्म करना शुरू करता है अपने रिलीजन में, क्योंकि वही उसकी आइडेंटिटी होती है, वही उसकी शनाख्त होती है। तो यकीनन मैं उस वक्त, मेरी एज भी कम कम थी, तो मैंने इन्हीं चीजों को कंफर्म किया। लेकिन फिर भी मेरा एक मॉडरेट स्टैंस था। मैं ये कहता था कि भाई ठीक है, जहाद होता है, पुराने दौरों में होता था, एक खास किस्म का तरीक़ेकार था पुराने वक्तों में चीजों का, क्योंकि मुआशरत भी तो डिफरेंट थी ना आजकल के जमाने से। तो मैं अपने अंदर इंटरनली इसको ऐसे एडजस्ट करने की कोशिश करता था कि यार चलो ठीक है, उस जमाने में तो भाई होता ही ऐसे था, उस जमाने की पॉलिटिक्स मुख्तलिफ थी, उस जमाने का मुआशरा मुख्तलिफ था, तो ठीक है, इस मुसलमानों ने इस तरीके से कोशिश की अपना जो है वो हक दुनिया से छीनने की, तो ठीक है, ये भी एक सही सही तरीका है। लेकिन बैक ऑफ द माइंड मेरे यही था कि भाई ये वायलेंस तो है, ये जिन लोगों का कसूर नहीं है, आपने उनके ऊपर हमला किया और उनको इस तरीके से निशाना बनाया अपने तशद्दुद का, जिनका कोई कसूर ही नहीं है। ठीक है, अमेरिका क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो एक बहुत बड़े लेवल की बात है, उसके अंदर कई लेयर्स हैं, उसको समझने के लिए आपको उन सारी लेयर्स को देखना पड़ेगा कि क्यों अमेरिका ने ऐसा किया, वो एक अलग 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 बात है। लेकिन आपने जो किया और जिस प्रेमिस पे किया, और फिर जो जो आपने उसकी जस्टिफिकेशन दी, और फिर सारा आपका मजहब उसके पीछे खड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो पाकिस्तान में, तो जो आपको पता है ना, जो हमारा खास किस्म का पॉलिटिकल जो हमारा बयानिया है, जो कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आता है, यहाँ पे तो उसी का तूती बोलता है। जमहूरियत तो ऐसा सच कोई है नहीं, जमहूरियत का लिबादा पहनाया हुआ है एक ऑटोक्रेटिक टाइप की हुकूमत को। तो वो लोग भी जो है वो इसी को अपीस करते हैं, इस्लाम को अपीस करते हैं, यूज करते हैं इसको अपने पावर में रहने के लिए। तो उनकी तरफ से भी जो एक ख्यालात की, एक नैरेटिव की बम्बार्डमेंट होती है, बंदा उस वेव में भी चलता रहता है। तो अभी यूं समझें कि मेरा सफर अभी चल ही रहा है, मैं कंफ्यूजन में हूं कि यार ये सही हुआ गलत हुआ क्या नहीं हुआ। यही चलते 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 फिर यूं समझें कि फिर जब बंदा प्रोफेशनल उसके अंदर एजुकेशन में जब दाखिल होता है, तो फिर उसका थोड़ा सा स्कोप बढ़ता है। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में आया, तो यूनिवर्सिटी में आने के बाद मेरी दूसरे इलाकों के, दूसरे मुल्कों के मुसलमानों से जो है ना इंटरेक्शन हुआ अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि कुछ फ़लस्तीन से थे, कुछ सूडान से थे, कुछ जो है ये आपकी इस्लामिक अफ्रीकन कंट्रीज कह लें, और मिडिल ईस्ट के लोग जो थे, वो हमारी यूनिवर्सिटी में एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हमारी क्लास में पढ़ने के लिए आए, तो उनसे भी एक इंटरेक्शन रहता था। अच्छा, उन लोगों का अलग ही दिमाग था। कुछ उनमें से सलाफिस्ट थे, जो कि हम जैसे बरेलवियों को बड़ा कंडेम करते हैं, बोलते हैं ये तुम लोग क्या मौलूदुन नबी मनाते हो, ये तो गलत है, ये तो कबर बिदअत है, पूछते थे हाँ, बरेलवियों को। कब्रों की तुम
तुम लोग कब्रों की वो करते हो, मज़ारों की जाके पूजा करते हो। मतलब वो उनका तो कहने का अंदाज ऐसे ही होता है। वो जो एक ख़ास किस्म का उनका सलाफिस्ट किस्म का जो ऑर्थोडॉक्स किस्म का उनका माइंडसेट होता है, वो इस चीज़ को नहीं समझते। और मैं आपको एक बात बताऊं, जहां तक अब मैं उस इंटरेक्शन को याद करता हूं, तो मुझे यही लगता है कि वो हमें सही मुसलमान समझते भी नहीं है। ये जो जिनकी उसमें गम में हम लोग इतना मरे जा रहे हैं ना, फलस्तीन के लोग हो गए या ये लोग हो गए, मेरा पर्सनल इंटरेक्शन रहा है इन लोगों से, बातचीत, गहरी बातचीत रही है, और अभी भी होता है मेरा इंटरेक्शन। तो उन लोगों के ख्यालात यहाँ के मुसलमानों के अकायद के बारे में कुछ अच्छे नहीं है। वो इसको ट्रू इस्लाम नहीं समझते, जिस किस्म का इस्लाम हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, खुसूसन जो बर्रे सगीर के मुसलमानों का इस्लाम है। तो ये सब चीजें कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं इंसान के जहन में, और इसी कॉन्फ्लिक्ट का मैं शिकार हुआ। और मैं फिर जो हूँ, वो जो एक प्योरिटेनिक किस्म की सोच नहीं होती, अपनी बरेलियत को छोड़ के पहले मैंने मीलाद के ऊपर अपने घर में क्रिटिसाइज करना शुरू किया, मीलाद के ऊपर, न्याज के ऊपर, जो खास बरेलवी रिचुअल्स हैं हमारे बरेलवी सेक्ट के, उन सारी चीजों के ऊपर क्वेश्चन करना शुरू किया मैंने कि भाई ये गलत है। लेकिन ठीक है, हमारे माँ बाप ने टॉलरेट किया हमें, क्योंकि वो लोग वैसे भी काफी खुले उसके थे। नहीं तो अगर वहां ये लोग टॉलरेट नहीं करते तो ये वाली सिचुएशन मजीद बिगड़ भी सकती थी। लेकिन खैर, उसको इन लोगों ने बर्दाश्त किया। मैं तो सल्यूट करता हूँ उसके ऊपर भी इन लोगों को, कि भाई इन लोगों ने बर्दाश्त किया कि हाँ यार, बच्चे हैं, अब बड़े हो रहे हैं, अब इन लोगों की थॉट्स चेंज हो रही हैं अपने माहौल के हिसाब से। वो लोग चुप हो जाया करते थे इन सब बातों के ऊपर। खैर, मेरा दिमाग जो है ना, वही ऑर्थोडॉक्स प्योरिटेनिक किस्म का बनने लगा कि यार ये सब गलत है, बरेलवियत गलत है। फिर कुछ ऐसे दोस्त जो कि हमारे साथ थे, उन लोगों की मैंने ट्रांसफॉर्मेशन देखी। जैसे एक दोस्त था मेरे साथ जो कि बहुत ही ज्यादा, आप कह सकते हैं उसको कि एक आवारा किस्म का बंदा था वो, ठीक है ना। यानी कि वो जो सारे काम जो इस्लाम में मना है ना, मतलब जैसे शराब पीना या प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाना और इस किस्म की जो भी चीजें होती हैं जिनको इस्लाम हराम समझता है, ऐसा एक बंदा था, मेरा दोस्त था। तो उसकी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन देखी तबलीगी जमात वालों के थ्रू ना। वो आ गया भाई, दाढ़ी रखी हुई है, मूछें काटी हुई है, वही टोपी लगाई हुई है, जो उनकी टोपी होती है, पांचों ऊपर चढ़ाए हुए हैं, सफेद कुर्ता पहना हुआ है, और आके जो है वो तबलीग दे रहा है हमें। मैंने कहा यार, तुम तो जो है वो बड़े ही, जिसको कहते हैं, खिलंडरे और आवारा किस्म के आदमी थे। क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारे साथ क्या हुआ? अच्छा, मेरा उसके साथ इंटरेक्शन तो था, लेकिन मैं उन एक्टिविटीज में कभी पड़ा नहीं। ठीक है, वो दोस्त था, वो वाकिफकार था, लेकिन मैं इस किस्म की एक्टिविटीज में पड़ा नहीं। और फिर वो, उसका खानदान भी असल में जो ना ऐसे ही था। तो उसकी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन देखी मैंने कि भाई, तो मुझे एक तरीके से, जब आप एक खास किस्म के मजहबी माहौल में होते हैं, तो यही सारी चीजें होती हैं जो आपको इंस्पायर कर सकती हैं। तो मुझे बड़ा इंस्पिरेशनल लगा कि यार देखो, इसने तो अपनी शख्सियत जो है वो बिल्कुल चेंज ही कर ली, बिल्कुल 180 डिग्री ये पलट गया है। तो तब मेरे अंदर ये पैदा हुआ कि हाँ यार, मतलब मजहब को जो है वो फॉलो करना चाहिए, और अपनी लाइफ के अंदर इसको वो करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना इसको चाहिए, डे बाय डे इसको जीना चाहिए, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि हम जो हैं वो, क्योंकि देखिए ना, इज्जत और पार्टी, पाकीज़गी, इन सब जैसे वर्चूज को जो है ना, इससे जोड़ा जाता है मजहब से। तो इस वजह से बंदे के लिए इंस्पिरेशन का बायस होता है। तो मेरा दिमाग फिर जो है ना इस तरफ, यानी कि मजहबी सा होने लगा कि यार मुझे अब जो है ना बिल्कुल मजहबी होना चाहिए मेरे ख्याल में। यानी कि मेरा ये दिमाग में ये आया कि ये, यानी कि एक इस चीज को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इसको शामिल करना चाहिए, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए एक्टिवली। और फिर आपको याद होगा, इन्हीं दिनों आपके जाकिर नाइक साहब जो हैं, वो भी यहाँ पे पीस टीवी बड़े जोरों शोर से चला करता था। बहुत पाकिस्तान में भी चल रहा था।
हाँ, और खूब दबा के हिंदी चले में हैं ये ना भी उस चल रहा टाइम था, पे। भारत में भी चल रहा था जी। तो फिर इनकी भी एक वो, ये भी एक मोटिवेटर के यार देखो ये कैसा है, ये कैसा स्पीकर है, और देखो ये इस्लाम को डिफेंड करता है। और ये पता है क्या, जब आप इस्लाम में होते हैं ना तो आपको बड़ा मजा मजा आता है ऐसे लोगों को देख के। मतलब हमें हाँ ये तासुर मिलता था यहाँ पे पाकिस्तान में, जब हम पीस टीवी लगाया करते थे, वो जाकिर नाइक बैठा हुआ है और सपोजिडली लाखों का मजमा है, ऐसा नजर नजर आता था, ऐसा शो करवाया जाता था कि लाखों का मजमा है और भाई जाकिर नाइक साहब जो हैं वो तकरीर कर रहे हैं और इस्लाम का पैगाम दे रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं काफिरों के अंदर बैठ के। समझ रहे हैं आप और बात को? लोग लोग वो जो इस्लाम एक कबूल वो कर होता है, रहे हैं। हाँ, लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, वो भाई मुल्हिद आ रहे हैं उसके पास बहसें करने के लिए, उसके पास हिंदू लोग आ रहे हैं, उसके पास दूसरे मजाहिब के लोग आ रहे हैं, और भाई वो इस्लाम की प्रीचिंग कर रहा है जाकिर नाइक। तो हम हमारे लिए बड़ी एक नॉवेल्टी थी ना ये पाकिस्तान में। तो फिर मजीद दिमाग ऐसा हुआ कि हाँ यार ये वाला जो इस्लाम है ना, ये जो जाकिर नाइक कर रहा है, वही वही सूट पहना हुआ है, टाई पहना हुआ है, एक मॉडर्निस्ट टाइप की इमेज बना के पेश कर रहा है अपनी, और इस्लाम की प्रीचिंग भी कर रहा है, इस्लाम को फॉलो भी कर रहा है, टोपी भी लगाई हुई है उसने, दाढ़ी भी रखी हुई है उसने, और एक मॉडर्न, जो कि जाकिर नाइक का क्लेम है कि मैं डॉक्टर हूँ, आई एम अ मेडिकल डॉक्टर, और फलाना ढिमाका ये वो। तो ये सब चीजें बड़ी इंस्पिरेशनल होती हैं एक यंग जहन जहन के लिए, खुसूसन जब एक खास किस्म के सोशल सेटअप में उसकी अपब्रिंगिंग हो। जी, तो मजीद कोई बात आप पूछना चाहें तो? मतलब मैं तो वही प्रोसेस यही हो गया, आपके मैं साथ भी। बोले ही जा रहा हूँ, बोले ही जा रहा हूँ। नहीं नहीं, कोई बात आप नहीं। बोलिए जी, आप बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वही प्रोसेस आपके साथ भी हुआ जो कि आमतौर पे एक मुसलमान के साथ होता है, कि जो बरेलवी होता है और वो हाँ, बरेलवियत फॉलो करते करते और ज्यादा कुछ उसको मालूमात नहीं होती है, फिर वो तबलीगी जमात के चक्कर में आ जाता है।